हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एक्चुअली लेक्चर लाने में थोड़ा लेट हुआ है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, अभी भी ठीक नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि अब लेक्चर बनाया जा सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या है देखते हैं। इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। कोई भी रिएक्शन होता है ना, तो उसमें एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम कंजर्व ही रहता है। मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, बट एटम हमेशा कंजर्व रहता है। कहने का मतलब, एक रिएक्शन लिखें H2 प्लस N2 गिव्स आउट NH3। अगर इसको हम बैलेंस करें तो इधर कर दो 3 और इधर कर दो 2। देखो, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराए, अमोनिया बना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल था, बना अमोनिया। मॉलिक्यूल बदल गया, लेकिन एटम देखो कंजर्व है। 6 हाइड्रोजन एटम है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन एटम है। 2 नाइट्रोजन एटम था, 2 नाइट्रोजन एटम। मतलब किसी भी रिएक्शन में एटम कंजर्व रहता है। एटम का नंबर न बढ़ता है न घटता है, लेकिन मॉलिक्यूल बदल जाएगा। मॉलिक्यूल कहने का मतलब, यहां पे H2 मॉलिक्यूल है, यहां पे NH3 मॉलिक्यूल है ना। मतलब रिएक्शन में होता क्या है, यही तो होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रिएक्शन में होता यही है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहां पे 2 हाइड्रोजन एक साथ था, नाइट्रोजन तो एक साथ था, बट रिएक्शन हुआ तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के अमोनिया बना लिया। तो रीअरेंजमेंट ही तो हुआ एटम का। पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ था, अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ। तो किसी भी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ही होता है। एटम का नंबर कभी बदलता नहीं है। इसलिए बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन कोई भी हो उसमें एटम कंजर्व रहेगा, एटम का नंबर कंजर्व रहेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, रिएक्शन बेस्ड जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे, उसमें एटम के नंबर को कंजर्व करते हुए अगर कैलकुलेशन करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इनफैक्ट प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब एटम के नंबर को कंजर्व कराते हुए कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वही आया प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के अंदर। ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है। इसे तो हम अक्सर पढ़ाते भी नहीं थे। मतलब एक आध क्वेश्चन में करा दिए, समझ में आ जाता था बच्चे को। लेकिन अभी हमको लगता है कि कुछ बच्चा कहीं किसी बुक्स में देख लेता है नाम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो उसको थोड़ा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, हमसे बनेगा नहीं बनेगा। बट ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा चीज़ है। देखते हैं इसको। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि और किस कंडीशन में इसका यूज किया जा सकता है। देखो, बड़ा सिंपल सा बात है। अगर कहीं रिएक्शन बैलेंस नहीं हो, जैसे देखो, एक इधर एक एग्जांपल लिए हैं हम। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर नाइट्रोजन बना है। ये जितना भी नाइट्रोजन निकला, उसको लिथियम के साथ रिएक्शन कराने पे लिथियम नाइट्राइड बना। जितना भी लिथियम नाइट्राइड बना, उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे अमोनिया बना। जितना भी अमोनिया बना, वो सबको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पे अमोनियम सल्फेट बना। तुमसे पूछा जा रहा है अमोनियम सल्फेट का मोल्स क्या होगा अगर अमोनियम डाइक्रोमेट का मोल X है तो।
तो एक तो तरीका है कि तुम रिएक्शन को बैलेंस कर लो, इसको भी बैलेंस कर लो, इसको भी बैलेंस, इसको सबको बैलेंस कर लो, और उसके बाद सीक्वेंशियल रिएक्शंस जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे इसको हैंडल करेंगे, उस तरह से बढ़ जाओगे आगे, तो इसके मोल से इसका मोल निकल जाएगा। सबको बैलेंस करके बढ़ोगे आगे। तो हम बताएंगे कि तुम पीओएसी लगाओगे तो बिना रिएक्शन बैलेंस किए हुए आगे बढ़ सकते हो। लेकिन पीओएसी लगाने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जिस एटम पे पीओएसी लगाओगे वो एटम का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ, हम अगर नाइट्रोजन के लिए पीओएसी लगा रहे हैं तो इसमें जितना भी नाइट्रोजन एटम है सब इसमें आना चाहिए। और तुम खुद सोचो, जब ये रिएक्ट करेगा या ये टूटेगा तो सब नाइट्रोजन तो इसी में आएगा, इधर थोड़े ना आया है। इसका जितना भी नाइट्रोजन है, इसका नाइट्रोजन या ये नाइट्रोजन एक ही है, ये सारा का सारा इसके अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ और बने जिसमें नाइट्रोजन हो और वो अलग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जितना भी नाइट्रोजन है वो सब का सब NH3 में आना चाहिए। इसका जितना भी नाइट्रोजन है, यही नाइट्रोजन यहां पे लिखा गया है अमोनिया, ये सारा का सारा इसमें आना चाहिए। मतलब इसका सारा नाइट्रोजन इसमें आया है, इसका सारा नाइट्रोजन इसमें आया है, इसका सारा नाइट्रोजन इसमें आया है, और इसका सारा नाइट्रोजन इसमें आया है। अगर ऐसा है तो नाइट्रोजन पे पीओएसी लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है। और तुम खुद सोचो ना, पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसका लगाने का मतलब क्या हुआ? इसका लगाने का मतलब बस इतना हुआ कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जितना नाइट्रोजन का नंबर उतना ही नाइट्रोजन का नंबर इसमें होगा। ये तो हम तभी बोल पाएंगे ना जब ये टूट के N2 बने और इसके अलावा जो कुछ भी बने उसमें कहीं भी नाइट्रोजन ना हो, तभी हम बोल पाएंगे ना कि इसमें जितना नाइट्रोजन का नंबर है वो सारा का सारा नाइट्रोजन इसमें आ गया है। और ये जो नाइट्रोजन है, ये जब लिथियम के साथ रिएक्ट करे तो लिथियम नाइट्राइड बने और इसके अलावा कोई और चीज ना बने जिसमें नाइट्रोजन हो, तभी हम बोल पाएंगे ना कि इसमें जितना नाइट्रोजन का नंबर उतना ही नाइट्रोजन का नंबर इसमें है। लिथियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बने, इसके अलावा कोई भी ऐसा चीज नहीं बनना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन हो, तभी हम ये बोल पाएंगे कि इसका सारा का सारा नाइट्रोजन इसमें है। अदरवाइज इसके अलावा भी कुछ बनता, उसमें भी नाइट्रोजन होता, तो हमें यह बोलना पड़ता कि इसका नाइट्रोजन, इसके नाइट्रोजन और आगे जो कुछ भी बना है उसके नाइट्रोजन के बराबर है ना। चलो देखो, जो भी थोड़ा कुछ समझ आया उसको हम यूज करते हैं। ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, या ऐसे समझो कि AB2C4D एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। इसको हीट किए या जो कुछ भी किए तो ये बना B2C3ND+A। फिर ये इसको E के साथ रिएक्शन करा है, BCD बना एंड अदर कुछ भी बना। BCD को F के साथ रिएक्शन करा है, B2C बना एंड अदर कुछ भी बना। ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है नहीं पता मेरे को। इसको देखेंगे तो ये तो बैलेंस नहीं है, ये भी समझो बैलेंस नहीं है। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि यहां पे जितना भी B है वो सारा B इसमें आया है। फिर इसका रिएक्शन कराया गया, इसी को यहां पे लिख दिया है, इसका रिएक्शन कराया गया E के साथ, तो इसका जितना भी B है वो सब यहां पे आ गया है। अदर जो लिखा हुआ है, अदर थिंग, इसके अलावा जो कुछ भी बना है उसमें B नहीं है, ये पहले से तुम्हें पता रहेगा, तभी तुम B के लिए पीओएसी लगा पाओगे। अब ये जो BCD है F के साथ रिएक्शन करके B2C बना है, मतलब इसका जितना भी B है सबका सब इसमें गया है। इधर अदर लिखा हुआ, इसमें B नहीं है, ये बता दिया जाएगा या तुम्हें कहीं से इंफॉर्मेशन रहेगा, तब तुम B पे पीओएसी लगा पाओगे। B पे पीओएसी लगाने का मतलब क्या हुआ वो देखो। हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ B, देखो नंबर ऑफ
मोल ऑफ बी, क्वेश्चन तो बहुत जल्दी बन जाएगा बट थोड़ा सा हम लंबा करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन AB2C4D is equal to number of mole of B in B2CD। इसमें जितना मोल बी का रहेगा वो सारा बी का मोल इसमें आया है, मतलब इसमें भी बी का मोल उतना ही होगा। और चूंकि ये यही है जो ई के साथ रिएक्शन करके ये बनाया है, मतलब इसमें भी उतना ही बी आया होगा। मतलब हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन बीसीडी, और यही बीसीडी है जो एफ के साथ रिएक्शन करके B2C बनाया है, और इसका सारा बी इसमें आया है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं बीसीडी में जितना बी है उतना ही बी B2C में होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन B2C, यही है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, बस और कुछ नहीं। इसी का यूज करो और इसका मोल पता है x, तो इसका मोल बताना है तुमको। एक चीज गौर करना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन कब यूज करेंगे, कब यूज कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज करने के लिए रिएक्शन बैलेंस हो ना हो चलेगा, मतलब एक एडवांटेज मिला कि रिएक्शन नहीं भी बैलेंस हो तब भी हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। बट एक रिस्ट्रिक्शंस है कि ये पता होना चाहिए कि इसका सारा बी इसमें गया है। मतलब कहने का मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन अधूरा रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहां पे हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं जबकि रिएक्शन पूरा नहीं है, अदर लिखा हुआ है, यहां पे और कुछ कुछ बना होगा, लेकिन यहां पे ये पता होना चाहिए कि अदर जो कुछ भी बना होगा उसमें बी नहीं रहा होगा, तभी हम बी के लिए पीओएसी यूज कर सकते हैं। ये हमने सब कुछ बी के लिए लिखा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन AB2C2 AB2C4D, इसमें बी का मोल इसमें बी के मोल के बराबर है, इसका बी का मोल इसके बी के मोल के बराबर है, इसका बी का मोल इसके बी के मोल के बराबर है। यही तो हमने बोला है ना। अब जरा गौर करो, जब इस कंपाउंड का मोल x है तो इस कंपाउंड का मोल क्या होगा। बड़ा सिंपल, ये तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ B इन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B इन दिस। यहां से देखो ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ B इन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B इन B2C। मतलब ये फर्स्ट लाइन को लास्ट लाइन के बराबर तो हम लिख ही सकते हैं। जरा गौर करना, नंबर ऑफ मोल ऑफ B इन कौन था AB2C4D, AB2C4D इज इक्वल टू क्या लिखें, नंबर ऑफ मोल ऑफ B इन B2C, ये है ना। ओके, अब जरा मेरे को बताओ, क्या इससे हम ये लिख सकते हैं B का मोल इसमें कितना होगा। इसका मोल x है, या एक मिनट, इसका एक मोल है तो एक मोल में B का कितना मोल होगा, 2 मोल होगा। तो इसका मोल x है तो B का कितना मोल होगा। देखो इसका एक मोल में B का 2 मोल है, तो इसका x मोल में B का कितना मोल होगा, 2x मोल। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ B इन B2C, B2C का मोल पता करना है जो हमें नहीं पता है। हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ B2C
बट ये ऊपर वाला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन B2C। हम लिख दिए नंबर ऑफ मोल ऑफ B2C। B2C का मोल जितना भी होगा, बाय द वे B2C का मोल 1 है तो B का मोल कितना है 2। B2C का मोल जितना भी होगा उसका डबल होगा B का मोल। तो हम नंबर ऑफ मोल ऑफ B को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ B2C इंटू 2। अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ B2C निकल गया, 2 को कैंसिल करो, मतलब B2C का मोल कितना हो गया X। नंबर ऑफ मोल ऑफ B2C इक्वल टू X। कहने का मतलब जितना मोल इसका था उतना ही मोल B2C का है, मतलब जितना मोल इसका है उतना ही मोल B2C का बनेगा। अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसका मोल पता करने बोला जा रहा था, अब हम इसका मोल पता करते हैं। इसका मोल नहीं पता करते हैं, अब पता करते हैं हम ऊपर वाले का मोल। ऊपर वाले का मोल पता करने का मतलब अगर इसका मोल X है तो इसका कितना मोल बनेगा, नीचे वाला रिएक्शन है ही नहीं, बस इतना ही। ठीक है, इसको हटाते हैं। देखो अब हमको क्या कहना चाहिए, पीओएसी लगा रहे हैं इसमें। पीओएसी कब लगाएंगे, जब इसका सारा भी यहां पे आया होगा, इसका सारा भी यहां आया, फिर इसका सारा भी यही सब तो ई के साथ रिएक्शन किया, फिर इसका सारा भी यहां पे आ गया, तो हम पीओएसी लगा सकते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसके अलावा जो कुछ भी बना उसमें बी नहीं गया है, तभी बी के लिए पीओएसी हम लगा सकते हैं। अब देखो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन AB2C4D इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन BCD। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, इसमें बी का मोल कितना होगा, इसका मोल अगर x है तो बी का मोल कितना होगा 2x, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन BCD। इसमें बी का मोल कितना होगा, मान लेते हैं BCD का मोल कुछ है, या फिर हम लिख लेते हैं ना नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन BCD को हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ BCD इनटू, एक चीज बताओ, बी का मोल या इसमें बी का मोल BCD के मोल के कितना टाइम्स होगा, जितना BCD का मोल होगा उतना ही बी का मोल होगा, जितना BCD का मोल होगा उतना ही बी का मोल होगा, क्योंकि एक मोल BCD में एक ही मोल बी है। तो हम इसको लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन BCD को नंबर ऑफ मोल ऑफ BCD इंटू 1। नंबर ऑफ मोल ऑफ BCD कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ BCD इक्वल टू 2x। इसका x मोल है तो इसका 2x मोल बनेगा। रिवर्स भी कैलकुलेशन कर सकते थे, इसका मोल पता रहे तो इसका मोल निकाला जा सकता है। फायदा क्या हुआ, बिना रिएक्शन बैलेंस किए हुए हम पीओएसी लगा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि ये पता होना चाहिए कि वो एटम कंजर्व है, मतलब यहां से बी यहां गया है, यहां से बी यहां गया है और किसी में नहीं गया है। अगर और किसी में गया होता तो उसको भी कंसीडर करना पड़ता, उसको भी जोड़ना पड़ता। ठीक है, अब समझते हैं उस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को, इसको हटाते हैं भाई।
और इंजीनियरिंग वालों, जो लोग इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने एक पैकेज शेयर किया है मोल कॉन्सेप्ट का। उसमें थ्योरीज भी होगा और क्वेश्चंस भी होगा। उसके थ्योरी को भी पढ़ोगे, क्वेश्चंस भी करोगे, और जो नहीं बनेगा हमसे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, जैसे भी पूछोगे। और मेडिकल वालों, तुम्हारे लिए अभी 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद तुमको भी हम कोशिश करेंगे तुमको भी पैकेज शेयर कर दिया जाए, ठीक है। बट इंजीनियरिंग वालों को हमने कर दिया है। देखो, इसका मोल x दिया है, इसका मोल पता करना। एक तो तरीका था कि सारे रिएक्शंस को बैलेंस कर दो, बैलेंस करके किया जा सकता था, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया भी है। बट हम भी ना बैलेंस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पे हम पीओएसी लगा सकते हैं। कैसे हम जानते हैं कि पीओएसी लगा सकते हैं? हम जानते हैं कि इसका सारा नाइट्रोजन यहां पे आया है, इसका सारा नाइट्रोजन, यही नाइट्रोजन तो ये है, इसका सारा नाइट्रोजन यहां पे आया है, इसका सारा नाइट्रोजन यहां पे आया है, ये इसी का सारा, ये NH3 यहां पे है, और इसी का सारा नाइट्रोजन यहां पे आया है। मतलब अगर हम ये बोले नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इन दिस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इन दिस, ये सही होगा। इसमें नाइट्रोजन एटम का मोल, 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 इसमें नाइट्रोजन एटम का मोल सेम होगा। इसका मोल दिया हुआ है, इसका मोल बताना है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NH4 Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, और इसको तुम लिख सकते हो कुछ इस टाइप से, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, इसका जितना भी मोल है, इसके 1 मोल में नाइट्रोजन का 2 मोल है। इसका x मोल है तो इसमें नाइट्रोजन का कितना मोल होगा? 2x मोल। तो हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, इसके 1 मोल में नाइट्रोजन का कितना मोल है? 2 मोल है। यह है नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इन दिस, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ NH4SO4 अमोनियम सल्फेट इंटू 2। कैसे? हम नहीं कह सकते इसके 1 मोल में नाइट्रोजन का 2 मोल। ये है मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट का डबल होगा नाइट्रोजन एटम का मोल, तो मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट इंटू 2, और यहां से निकल गया नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट, 2 कैंसिल। नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट इक्वल टू क्या आ गया? x। मतलब इसका अगर x मोल है तो इसका भी x मोल ही होगा। तुम रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसका मोल दिया रहता, इसका मोल निकाल सकते थे, इसका मोल दिया रहता, इसका मोल निकाल सकते थे, इसका मोल दिया रहता, इसका मोल निकाल सकते थे, इसका मोल दिया रहता, इसका मोल निकाल सकते थे। मतलब तुम नाइट्रोजन एटम पे पीओएसी लगा के इस दोनों में नाइट्रोजन के मोल को इक्वल कर सकते हो, इस दोनों में नाइट्रोजन के मोल को इक्वल कर सकते हो, इस दोनों में नाइट्रोजन के मोल को इक्वल कर सकते हो, इस दोनों में नाइट्रोजन के मोल को इक्वल कर सकते हो, इस दोनों में नाइट्रोजन के मोल को इक्वल कर सकते हो, इस दोनों में नाइट्रोजन के मोल को इक्वल कर सकते हो, है ना। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। कॉपी करो फटाफट।
तो पीओएसी पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।